आपके जीवन की सफलता कभी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, इसलिए सफल होने के लिए परिस्थितियों पर नहीं केवल मेहनत पर जोर देना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IS पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ट्रेडर्स, किंग एंड पिलग्रिम्स। ऑलराइट, तो हमने अपने बीते हुए चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से हमें जो महापाषाण की कब्रें थी तो उनमें से किस तरीके से हमें लोहे के अवशेष प्राप्त हुए थे और किस तरीके से उस समय में हमें जो है व्यापार के कुछ सबूत प्राप्त हुए थे। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। तो हमने अपने बीते हुए चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमें पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले थे, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले थे जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स के उत्तरी भाग में मिले हैं। ऑलराइट, तो ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अनेक पुरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां वे बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत का ये इलाका मान लीजिए ये हमारा दक्षिण भारत था। ऑलराइट, तो ये दक्षिण भारत जो था ये हमारा काली मिर्च यानी कि सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो देखिए, यानी कि उस समय में समुद्री जहाज़ों और सड़कों के द्वारा यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगा था, यानी कि एक देश से दूसरे देश तक व्यापार के जो थे वो संसाधन बढ़ गए थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन देशों में रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो रोम के सिक्के जैसे मिले, यानी कि कहाँ पर मिले हैं? दक्षिण भारत में। तो यानी कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा रोम के साथ जो व्यापार था तो दक्षिण भारत ही किया करता था उस समय में। तो रोम के सिक्के मिले हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि रोम के साथ दक्षिण भारत के सबसे अच्छे उस समय के संबंध रहे होंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो व्यापार से जुड़ी एक कविता। तो व्यापार के परिणाम हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। ऑलराइट, तो संगम आप लोगों को मैंने बताया ही था, तमिल में प्राचीनतम रचनाओं को संगम कहते हैं। ऑलराइट, तो नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खद्दान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो ये देखिए, इस पूरी कविता में हमें जिस भारत के यानी कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट्स यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जिस क्षेत्र से जो चीज़ें मिलती हैं तो वहीं पर ये सभी चीज़ें हमें बता दी गई हैं। जैसे कि ये हिमालय से मिले रत्न और सोना, यानी कि उस समय में सबसे ज़्यादा जो रत्न और सोना था तो हिमालय से मिला करता था। दक्षिण की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ियाँ, यानी कि दक्षिण का जो क्षेत्र था यहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ और यहाँ पर मोतियाँ जो जिसे मोती कहते हैं तो मोती मिला करते थे। पूर्वी सागर में मूंगे, यानी कि पूर्वी सागर तो वहाँ पर मूंगे मिला करते थे। गंगा और कावेरी की फसलें, यानी कि गंगा और कावेरी नदी के इलाके में जो उपजाऊ जमीन होती थी उसकी फसलें, और श्रीलंका से आए खदान। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो व्यापारियों ने कई समुद्र रास्ते खोजे, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो किसके साथ? देखिए, ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है तो इसके साथ ही वो
मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो देखिए उस समय तक यानी कि जो व्यापार का लेवल था, तो आप देख ही सकते हैं कि किस हद पर वो बढ़ गया था और किस तरीके से समुद्री जहाज़ों का आयात निर्यात हमारे भारत देश से रोम देश तक का होने लगा था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं, तो समुद्र तट से लगे राज्य, तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदियों के मैदान है, नदी के मैदान है। तो नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ऑलराइट, तो कहाँ का उपजाऊ है? तो कावेरी का। तो अब देखते हैं, मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चाएं मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। मुवेंदार अर्थात यानी कि तीन मुखिया। तो इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। ऑलराइट, तो मानचित्र 7 जो से करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो कौन से वंश थे वो? चोल, चेर और पांड्या। तो अब देखते हैं मानचित्र 7 को। तो ये देखिए, ये हमारे चोल, चेर और पांड्या। तो ये जो स्थान थे, ये जो क्षेत्र था, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। ऑलराइट, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्यापार थे, तो व्यापार रोम के साथ इसके ही थे, दक्षिण भारत के। तो अब चोल, चेर और पांड्य के बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि चोल, चेर और पांड्य वंश किस तरीके से, मतलब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। ऑलराइट, तो संगमकालीन दक्षिण भारतीय राज्य, तो कौन सा राज्य था? तो संगमकालीन दक्षिण भारतीय राज्य। अब देखते हैं इसके बारे में पढ़ के। तो मौर्य साम्राज्य जहां उत्तर भारत में अपना विस्तार कर रहा था, वहीं सुदूर दक्षिण में 3 छोटे राज्य अपना प्रभाव जमाए हुए थे, चोल, चेर और पांड्य। इसमें फिर से सुनिए, तो देखिए कि दक्षिण भारत में कौन कौन से छोटे राज्य अपना प्रभाव जमाए हुए थे? चोल, चेर और पांड्य। कौन कौन से? चोल, चेर और पांड्य। तो पांड्य वंश के राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों से प्राप्त साहित्यिक कृतियों में उस काल की विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती है। तो किस में प्राप्त होती है? तो पांड्य वंश के राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों के प्राप्त साहित्यिक कृतियों से उस काल की विस्तृत जानकारियां प्राप्त होती है। तो जब आप अपने नोट्स क्रिएट करेंगे तो ये अच्छे से इसे नोट्स करेंगे। तो चलिए अब पांड्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो पांड्य वंश, इस वंश की राजधानी मुदेरु थी। क्या थी? मुदेरु। तो पांड्य शासकों के रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे एवं पांड्य राजाओं ने रोम सम्राट आंगस्टस के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। तो किसके दरबार में अपने राजदूत भेजे थे? तो आंगस्टस। ऑलराइट, तो आप ये नाम भी याद रखेंगे। अब देखते हैं चेर वंश के बारे में। तो चेर वंश, इसकी राजधानी बिज्जित थी। ऑलराइट, इस वंश के सबसे प्रतापी तथा यशस्वी शासक सेगुंट वन तथा जिसे लाल चेर भी कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? सेगुंट वन तथा जिसे लाल चेर भी कहा जाता था। तो सेगुंट वन पत्नी पूजा यानी कि कणगी पूजा का संस्थापक था। तो किसका संस्थापक था? कणगी पूजा संस्थापक था। तो अशोक के शिलालेखों में चेर राज्य को केरल पुत्र कहा गया है। तो चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। इसमें यह भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसमें धनुष बिल्कुल जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, धनुष। ऑलराइट, तो ये तमाम क्वेश्चन है। अब देखते हैं चोल वंश के बारे में। तो इस वंश का साम्राज्य चोलामंडलम या कोरोमंडलम कहलाता है। ऑलराइट, इसकी राजधानी कावेरी पट्टनम यानी कि पुहार थी। ऑलराइट, तो चोल शासक एक शक्तिशाली नौसेना भी रखते थे। तो देखिए उस समय में जो चोल शासक थे वो शक्तिशाली नौसेना भी रखा करते थे। तो करिकाल चोर वंश का प्रथम महानतम शासक था। तो ये भी आपको नाम याद रखना है कि करिकाल। तो करिकाल क्या था? तो करिकाल था चोल वंश का प्रथम महानतम शासक। तो आधुनिक कावेरी पत्तनम प्रमुख चोलकालीन बंदरगाह था। तो आधुनिक जो था कावेरी पंतनम, तो प्रमुख क्या था?
चोलकालीन बंदरगाह, अगर चोलकालीन बंदरगाह आपसे पूछा जाए तो आपका कावेरी पत्तनम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर कपास के लिए व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, तो कपास के लिए सबसे जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? उदयपुर। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में, एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स में, और कई बार यूपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा प्रारंभिक भारत है। तो प्रारंभिक भारत के इतिहास को हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से ही हमारी शुरुआत होती है, और फिर धीरे धीरे हम मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और फिर विश्व इतिहास के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इन तीनों मुखियाओं में अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। तो कितने सत्ता केंद्र थे? दो दो। इनमें से एक तटीय हिस्सों में और दूसरा अंदरूनी हिस्सों में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का पतन पुहार और एक कावेरी पट्टिनम, या दूसरा पांड्य की राजधानी मदेरू। ऑलराइट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो यानी कि जो मुखिया लोग थे उस समय में, तो ये नियमित कर की बजाय उनसे उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लेते थे। इसमें से कुछ धन में अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कठिनाइयों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों में उन मुखियाओं और प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जिन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घड़ी, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसमें लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत मानचित्र 7 यानी कि पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो किस राजवंश का प्रभाव बढ़ा था? सातवाहन नामक का। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा सातवाहन, जिसका शासक बढ़ गया था। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए, तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। तो कौन था? श्री सातकर्णी। ये काफी बार क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? तो वो था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए हुए अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन। वे और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण के रास्ते पर के स्वामी कहे जाते थे, यानी कि दक्षिण का जितना क्षेत्र था तो उनके वो स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर पर जाने वाला रास्ता, यानी कि उस रास्ते के वो स्वामी थे। तो पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह भी नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ऑलराइट, तो रेशम मार्ग की कहानी अब देखते हैं। रेशम मार्ग की कहानी, तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। ऑलराइट, तो उस समय में जो राजा हुआ करते थे तो वो रेशमी वस्त्र पहना करते थे, क्योंकि वो काफ़ी मुलायम और चिकने होते थे और चमकीले भी होते थे। तो रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन ने करीब 7000 साल पहले हुआ। ऑलराइट, कितने साल पहले हुआ? करीबन 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया में छिपाए रखा, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाया करते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि रेशम मार्ग कौन सा था। तो देखिए, ये है हमारा रेशम मार्ग। तो पहले इनके चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। तो जो ये आपको रेड स्पॉट्स में दिख रहा है यानी कि रेड कलर का, तो ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था, और ग्रीन वाला ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में था। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, और ये मार्ग ईरान, फारस के शासकों के नियंत्रण में था, रेड वाला। और ये वॉयलेट कलर का इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। तो चलिए अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो इसमें चीनी, भारतीय, ईरानी और यूनानी और अरबी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान पर भाग लिया। दक्षिण भारत के एक पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ऑलराइट, तो ये देखिए, इससे हमें पता चलता है कि उस समय में पूरे विश्व में किस तरीके से पूरे विश्व में व्यापार यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। ऑलराइट, तो हमने देखा
कि जो आप ये देख पा रहे हैं रेड वाला, तो ये पूरा चीन के नियंत्रण में था। ऑलराइट, और जो ये आप मस्टर्ड कलर का देख पा रहे हैं, तो ये मस्टर्ड कलर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। क्या थे? समुद्री मार्ग। और ग्रीन वाले ये थे हमारे कुषाणों के नियंत्रण में। तो हमने ये देखा रोम यानी कि सिल्क रूट, रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर से फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों को धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। यानी कि उस समय के, मैंने जैसे कि आपको बताया कि उस समय के जो अमीर और शाही खानदान के लोग हुआ करते थे, जैसे कि राजा, तो राजा ही केवल रेशमी कपड़ों को पहना करते थे, क्योंकि इसकी कीमत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तानों से रास्ते से होकर आना पड़ता था। यही नहीं, रास्तों के आसपास रहने वाले लोग, व्यापारी, उसे यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो आप देख ही सकते हैं कि उस समय में भी यात्रा शुल्क कितना प्रचलन में था। ऑलराइट, तो इसमें मानचित्र 6 को देखो, तो इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासकों इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो देखिए, उस समय में जो व्यापारी थे वो कर इसलिए देते थे क्योंकि उनके राज्यों से, वो लुटेरों से, उनके आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे। तो यानी कि उस समय में लूटपाट के यानी कि जो मामले थे वो भी सामने आने लगे थे। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। तो सबसे नियंत्रण रखने वाले थे कुषाण। तो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। तो कितने साल पहले था? 2000 साल पहले। तो पेशावर और मथुरा इन दोनों के मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो कौन कौन से थे? पेशावर और मथुरा। पेशावर जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, और मथुरा जो कि आज भारत में ही स्थित है। तो तक्षशिला भी इनके एक ही राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी। जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि सिंधु नदी उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में है, और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ भी उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में है। ऑलराइट, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले अपने चैप्टर में कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही सबसे पहले आरंभिक मानव ने क्या किया था? सबसे पहले नगरों का विकास किया था। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिमी की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो देखिए किस तरीके से जाता था। तो इस उपमहाद्वीप में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले सोनों के सिक्के जारी किए गए वाले शासकों में कुषाण थे। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है, और ये काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछा भी जाता है कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो किसके शासक में मिले थे, यानी कि किस शासक ने सबसे पहले सोनों के सिक्कों का प्रचलन जारी किया था। तो वो थे कुषाण। तो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग करते थे। तो यानी कि सोनों के सिक्कों का जो प्रयोग हुआ करता था वो कुषाणों के द्वारा किया गया था, और यात्रा जो रेशम मार्ग पर यानी कि सिल्क रूट पर किया जाता था। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रसार, तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा ही था। तो चलिए अब देखते हैं। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो देखिए इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये अश्वघोष आपको नाम याद रखना है। और बुद्ध चरित्र के रचनाकार यानी कि बुद्ध चरित्र जो कि पुस्तक थी और जिसमें
बौद्ध के जीवन के बारे में चर्चाएं मिलती थी। और वो कवि कौन थे? अश्वघोष। ऑलराइट, तो अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस समय में जो बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ था, तो उस समय में जो ग्रंथ लिखे गए थे अधिकतम तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, परंतु अब धीरे धीरे वो उन लोगों ने संस्कृत भाषा में लिखना उपयोग कर दिया, संस्कृत भाषा में उपयोग कर दिया था लिखना। ऑलराइट, इस समय में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो किस धारा का विकास हुआ था? महायान। तो इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ऑलराइट, तो दूसरे परिवर्तन बौद्धिस्ट में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्ट उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते हैं। धीरे धीरे बौद्धिस्त्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको अपने बीते हुए चैप्टर में बताया था, जब मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था, तो बौद्ध धर्म आज वर्तमान समय में काफ़ी विश्व के काफ़ी सारे देशों में फैला हुआ है। यानी कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के काफ़ी सारे सिद्धांतों को हमारे विश्व में फॉलो किया जाता है। ऑलराइट, तो अब चलिए देखते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं यानी कि भिक्षा मांगकर खाने वाले के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। तो पहाड़ों में, जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि पहाड़ों में वो अपने रहने के लिए स्थान बनाते थे। ऑलराइट, तो ये देखिए, इसके बारे में भी देखते हैं। तो सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र यहाँ इस वर्ष और नीचे के खाली आसन के देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वर्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। तो ये देखिए, आप ये देख ही पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा एक वृक्ष है और वृक्ष में ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बौद्ध ने अपने ज्ञान को प्राप्ति की। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। तो इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह और इनके जोड़ने वाली सड़कों में भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले लोगों इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। तो बौद्ध धर्म में ये दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ऑलराइट, तो ये देखते हैं बाएं। तो मथुरा में बनी ये एक प्रतिमा का चित्र और दाएं तक्षशिला में बनी हुई एक प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्र को देखकर बताओ कि इनमें से क्या क्या समानताएं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। ऑलराइट, तो देखिए, जैसा कि आप अपने बाएं में ये चित्र देख पा रहे होंगे और दाएं में भी ये चित्र देख पा रहे होंगे, तो इसमें काफ़ी सारी भिन्नताएं हैं। तो जैसे कि पहली भिन्नताएं तो ये है कि जो इसमें महात्मा बुद्ध है, इसमें खड़े होकर उपदेश की तरह दे रहे हैं और इसमें बैठकर उपदेश की तरह दे रहे हैं। तो यानी कि वो अपनी समाधि की तरह अपना बैठे हुए हैं। ऑलराइट, तो आपको अलग अलग इसमें दो भिन्नताएं और भी बतानी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो कार्ले की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये देखिए, तो आप कार्ले की ये गुफाएं देख सकते हैं कि किस तरीके से चट्टानों को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। तो उस समय की जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, तो टेक्नोलॉजी आप देख ही सकते हैं कि कितनी विकसित थी कि चट्टानों को काटकर उनके अंदर से वो गुफाएं बनाने शुरू कर दिया था। तो यानी कि आप देख ही सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, तो तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ऑलराइट, तो तीर्थयात्री किन्हें कहते हैं? तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले जो चीनी बौद्ध यात्री आया था वो कौन आया था? फाशियन। तो वह करीब 1600 साल पहले आया।
स्वेन त्यांग यानी कि 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इंतिंग आया। तो ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। तो पहला तो है फाशियंग और दूसरा स्वेन त्यार और तीसरा इंती सिंह। वे सब बौद्ध या जिसके मैंने अभी 7वें अध्याय में पढ़े थे। तो जीवन से जुड़ी जगहों के प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ऑलराइट, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्राओं का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों में उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन पर वे अपने साथ ले गए। ऑलराइट, तो देखिए जैसे कि उन्होंने अपने यात्रा से जुड़ी बातें लिखी, तो जो उन्होंने यात्रा से जुड़ी अपनी बातें लिखी थी, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया यात्रा के दौरान, तो वो जितनी उन्होंने किताबें लिखी थी तो वो अपने साथ ही ले गई थी। तो चलिए अब देखते हैं फाशियन चीन वापस कैसे लौटा। तो फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के लिए जहाज पर चढ़ा। मुश्किलों से वह 2 दिन ही चल पाए थे कि वह एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी ने अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसने अपने माल को फेंककर जहाज से हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उसने उन पांडुलिपियों की बुद्ध की मूर्ति को नहीं फेंका जिन्हें उनने भारतीय यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो वह जहाज को हवा की रुख में ले जाने के लिए अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ों में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो देखिए किस तरीके से उसने अपनी यात्रा के बारे में अपना एक्सपीरियंस उस दौरान उसने बताया कि किस तरीके से उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब देखते हैं। तो स्वेन त्यांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी अधिक पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई तो उसने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो देखिए उसने जो पांडुलिपि उसकी खो गई थी तो उसने उसका चीनी में अनुवाद कर दिया। ऑलराइट, तो अब नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। तो नालंदा नालंदा एक काफ़ी प्राचीन, जिसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो उस समय की एक यूनिवर्सिटी के टाइप हुआ करती थी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से वर्तमान समय में आज हम जानते भी हैं। तो स्वेन त्यांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र यानी कि नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, तो अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन में वाद विवाद चलते हो रहते हैं, जिसने युवा और वृद्ध दोनों की एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर दे पाते हैं तब। ऑलराइट, तो 10 में से यानी कि 7 या 8 उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। तो ऑलराइट, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था एक सबसे ज़्यादा उस समय का सबसे शिक्षित केंद्र स्थल माना जाता था, क्योंकि वहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि एंट्री जब यानी कि आप नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री करते थे, ये आज भी है वर्तमान समय में भी। अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय में जाना है तो वहाँ के जो द्वारपाल होते हैं, तो द्वारपाल आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। अगर उन प्रश्नों के आप सही से उत्तर दे देते हैं तभी आप नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो भक्ति की शुरुआत, तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के
प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया है। देवी का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चाएं हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 12 में जिसके का एक हिस्सा है, यानी कि अध्याय 12 में हम उसको पढ़ेंगे। तो इसमें से भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन के सभी धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर की प्राप्ति, लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर वे अपने आराध्य देवी देवताओं के सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवताओं का मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृत मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ऑलराइट, तो देखिए, वराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों अध्याय 12 के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी के बचाने के लिए विष्णु ने बारह रूप धारण किए। यहाँ पृथ्वी का एक स्त्री के रूप में दृश्य दिखाया गया है, तो आप देख ही सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना है, हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवताओं के भंग का हिस्सेदार होता है, तो उसे भक्ति कहते हैं। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, तो चलिए ये भी देखते हैं। तो एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। तो अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वल्ललाय था, जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा था। ऑलराइट, तो नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र से निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं अपनी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। तो इस कविता से हमें समझ में आता है कि उस समय जो भगवान शिव थे, तो भगवान शिव को कितना लोग मानते थे। ऑलराइट, तो देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। अध्याय 12 में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भक्ति परंपरा ने चित्रकार, शिल्पकार व स्थायी कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि भारत का नामकरण किस तरीके से हुआ था। तो भारत ये उत्तर पूर्व का इलाका था और ये उत्तर पश्चिम का। तो इसमें उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानी और यूनानी आए थे, जो भारत यानी कि इंडिया को इंडस या इंडोस कहते थे। परंतु जो उत्तर पूर्व के इलाके में लोग रहा करते थे वो इंडिया का सही उच्चारण किया करते थे और प्राकृत और संस्कृत भाषाओं को दोनों का उपयोग किया करते थे। तो संस्कृत भाषा वो लोग उपयोग किया करते थे जो उस समय में शिक्षित लोग हुआ करते थे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब देखिए, ये अन्यत्र ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी बाद में पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? करीबन 2000 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ? तो बैथलेहम में हुआ था। तो जो उस समय में रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो कहाँ पर हुआ था? रोम में, यानी कि उस समय ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो सीधी सी बात है कि रोम में ही इनका जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। तो उन्होंने दूसरे को प्यार देना
और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। तो बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया है, धन्य है वे लोग जो धर्म के और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वो ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशियाई से आए थे। ऑलराइट, तो इसमें जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ईसाई धर्म का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, और ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था, और ईसा मसीह किस देश के निवासी थे उस समय। ऑलराइट, तो अब देखते हैं आज के हमारे कौन कौन से उपयोगी शब्द थे। तो व्यापारी के बारे में हमने पढ़ा, मुवेंदार और रास्ता मार्ग के बारे में हमने पढ़ा, रेशम के बारे में पढ़ा जो कि शाही खानदान के लोग ही पहना करते थे। कुषाण के बारे में हमने पढ़ा जो सबसे शक्तिशाली और जिसने सोने की मुद्राओं का प्रयोग उस समय किया। महायान के बारे में पढ़ा, थेरवाद के बारे में और तीर्थयात्री और भक्ति के बारे में पढ़ा। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कि निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। तो दक्षिणा पथ के स्वामी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दक्षिणा पथ के यानी दक्षिण के रास्ते के जो स्वामी कहे जाते थे उस समय, तो वो सातवाहन शासक थे। ऑलराइट, मुवेंदार, तो मुवेंदार किसे कहा जाता था, तो मुवेंदार किस में चर्चा मिलती है, तो मुवेंदार 3 मुखिया यानी कि जिसमें हमारे चोल, चेर और पांड्य वंश आते थे। ऑलराइट, अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित की रचना की थी, यानी कि अश्वघोष कौन थे, कवि। तो बुद्धिस्ट यानी कि महायान बौद्ध धर्म, और स्वेन त्यांग क्या था, एक चीनी यात्री। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाए। ऑलराइट, इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।